हेलो गाइस, मैं आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का। और ये जो टॉपिक है ये हमारा करंट अफेयर्स का है और टॉपिक है इतिहास का। सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, उस पर मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ। तो ये एग्जाम की तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, करंट अफेयर्स का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। हाल ही में 2500 ईसा पूर्व में हाल ही में 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी में मतलब सभ्यता में क्या मिला है, डेयरी उत्पादन प्रचलित होने के संबंधित साक्ष्य पहली बार ये मिला है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, ये संबंधित साक्ष्य मिले हैं पहली बार वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है, वैज्ञानिकों रूप से पुष्टि हुई है। वैज्ञानिकों की तरफ से ये सच पहली बार उनकी पुष्टि हुई है। और यह अब तक डेयरी उत्पादन के प्राचीनतम क्या प्रमाण है। जो ये प्रमाण मिले हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के संबंधी कुछ साक्ष्य मिले हैं। और ये पहली बार वैज्ञानिकों द्वारा इनकी पुष्टि हुई है और ये उत्पादन के 10 प्रमाण मिले हैं। ठीक है, गुजरात और ये मिले कहाँ है? ये मिले हैं गुजरात स्थित एक ग्रामीण बस्ती में। गुजरात में एक बस्ती है ग्रामीण, उसमें मिली है। उस बस्ती का नाम है कोटड़ा भादली। क्या नाम है? कोटड़ा भादली। उस बस्ती का नाम है कोटड़ा भादली के पुरातात्विक स्थल पर पाए जाने वाले, और ये किसके बने हैं? ये मिट्टी के हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्थल पर पाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों में अवशेषों के आणविक रासायनिक विश्लेषण करने पर इन परमाणु, ठीक है, रासायनिक विश्लेषण करने पर इन परिणामों का पता चलता है। जो ये साक्ष्य मिले हैं डेयरी उत्पादन के, ये गुजरात में एक ग्रामीण बस्ती है कोटड़ा भादली। क्या नाम है? कोटड़ा भादली। वहां पर मिले हैं। ये पुरातात्विक स्तर पर पाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन, पुरातात्विक स्तर पर पाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों के में अवशेषों के, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों में पाए जाने वाले अवशेषों के। और ये किसके? रासायनिक विश्लेषण से बनाया गया। रासायनिक विश्लेषण, ठीक है, रासायनिक विश्लेषण करने पर इन परिणामों का पता चला है। जब इन पर रासायनिक विश्लेषण हुआ है, तब इन बर्तनों का या साक्ष्य का पता चला है डेयरी उत्पादन के। अध्ययन किए गए 59 जो कानून है, ठीक है, अध्ययन किए गए 59 यानी 59 कानूनों में से 22 में जब एक कानून हुआ जो अध्ययन हुआ है, ठीक है, अध्ययन के कितने कानून? 59 कानूनों में जो 22 में, ठीक है, 59 कानूनों में से 22 डेयरी में, ठीक है, 22 डेयरी वसा की उपस्थित देखी गई है। जब इन पर 59 कानून की जब इसमें अध्ययन किया गया, तो उसमें 22 डेयरी उत्पादन के कितने? 22 में डेयरी वसा की उपस्थित पाई गई है। ठीक है, निष्कर्षों के आधार पर पता चला है कि भारत में डेयरी उत्पादन करीब 3000 साल ईसा पूर्व में शुरू होता है। कुछ निष्कर्ष हुए हैं, उनके आधार पर पता चला है कि जो भारत में डेयरी का उपयोग है, डेयरी का आधार है, वो 3000 ईसा पूर्व पहले शुरू हुआ था। कब हुआ था? 3000 ईसा पूर्व पहले शुरू हुआ था। भारत में डेयरी उत्पादन का जो काम है वो 3000 साल ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को जीवित रखने के पीछे एक कारक हो सकता है। ये जो साक्ष्य मिला है, और इससे ये जो सब साक्ष्य मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को जीवित रखने का भी एक साक्ष्य मिल गया है, क्योंकि 3000 साल पहले 2500 ईसा सिंधु घाटी सभ्यता में विकास हुआ, और ये मिले 3000 ईसा पूर्व में। तो इससे सिंधु घाटी सभ्यता को जीवित रखने का एक मकसद है, कारक हो सकता है। स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस प्रक्रिया के माध्यम से, एक प्रक्रिया है
उस प्रक्रिया का नाम है स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस। प्रक्रिया के माध्यम से शोधकर्ता डेयरी उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले पशुओं की पहचान करने में भी साक्ष्य थे। अब एक स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस एक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से शोधकर्ता डेयरी उत्पादन में जो जानवर हैं, पशु हैं, उनकी जो पहचान करने में सक्षम हुए हैं। तो वो कौन से पशु हैं आगे देखते हैं। सक्षम थे और इनके निष्कर्षों के अनुसार ये पशु बकरियों और भेड़ों के बजाय गाय और भैंस की तरह होते थे। जो इनके पशुओं की जो पहचान हुई है उनमें बकरियां और भेड़ों के साथ न होने के ये गाय और भैंसों की तरह दिखते थे। गाय और भैंसों की तरह होते थे। ठीक है, गाय और भैंसों की तरह ये होते थे। हड़प्पावासी डेयरी पदार्थों को केवल अपनी घरेलू जरूरतों के लिए उपयोग नहीं करते थे। जो हड़प्पावासी डेयरी पदार्थों को केवल घरेलू उपयोग में इस्तेमाल नहीं करते थे। पशुओं के बड़े झुंडों संबंधित साक्ष्यों से पता चला है कि विभिन्न बस्तियों के बीच विनिमय करने के उद्देश्य से दूध का निजी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया जाता था। क्या पता चला है? पशुओं के जो बड़े झुंड है उनसे ये ज्ञात हुआ है, पता चला है कि जो विभिन्न बस्तियों के बीच का जो विनिमय है कि उनके उद्देश्य से दूध का जो निजी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया जाता था। दूध का जो निजी आवश्यकता देना होता था उससे अधिक उत्पादन किया जाता था, क्योंकि वो किससे पता चला है? वो जानवरों के झुंडों से पता चला है। औद्योगिक स्तर पर विकसित होने की संभावना प्रतीत होती है और इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये औद्योगिक स्तर पर विकसित होने की एक संभावना प्रतीत होती है। अब तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा होने पर हमेशा महानगरीय शहरों, जो अब तक हड़प्पा वासियों की सभ्यता के बारे में चर्चा हुई है, वो महानगरीय शहरों और बड़े शहरों का उल्लेख किया जाता रहा है। अब तक जो इनके हड़प्पा वासियों में चर्चा हुई है, तो हड़प्पा सभ्यता में चर्चा हुई है, वो अब तक महानगरीय शहरों और बड़े शहरों के का उल्लेख किया जाता रहा है। किंतु अब जो समांतर अर्थव्यवस्था है, कृषि चारवाही, कौन सी अर्थव्यवस्था? कृषि चारवाही अथवा ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी तक ज्ञात नहीं थी। अब तक क्या हुआ था? पहले होते थे महानगरीय शहर और बड़े शहरों के उल्लेख होते रहते, और अब समांतर अर्थव्यवस्था और कृषि चारवाही अथवा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा होने लगी है, और पहले ये ज्ञात नहीं थी। हम सिंधु सभ्यता घाटी के विशिष्ट शहरी नियोजन, व्यापारिक प्रणालियों, आभूषण निर्माण और कौशल के बारे में जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम देखते हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के विशिष्ट शहरी नियोजन, ग्रामीण प्रणालियों और आभूषण निर्माण कौशल के बारे में जानते हैं। लेकिन हमें हड़प्पा काल के दौरान आम लोगों की जीवन शैली और उनके द्वारा इस समाज में किए जाने वाले योगदान के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। हम ये तो देख लेते हैं कि हड़प्पावासी जो सिंधु सभ्यता के विशिष्ट शहरी नियोजन में थे, व्यापारिक प्रणालियाँ थी, आभूषण और निर्माण कौशल के बारे में जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हड़प्पा काल के दौरान जो वहाँ के आम लोग थे, उनकी जीवन शैली की और उनके द्वारा इस समाज में किए जाने वाले जो कार्य हैं, योगदान है, उनके बारे में हमको भी कोई अंदाजा नहीं है। प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों का अध्ययन करने के लिए आणविक विश्लेषण की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जो उनके प्राचीन मिट्टी के बर्तन हैं, बर्तनों के अवशेषों का जो अध्ययन करते हैं, वो करने के लिए क्या करते हैं? आणविक विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करते हैं। आणविक विश्लेषण तकनीकों का उपयोग किया जाता है, किया गया था। अभी तक कितना हुआ है? अतः जैसे इन बर्तनों को छिद्रित होते हैं,
जैसे दीपावली में देरिये होते हैं, जब वो कच्ची मिट्टी के पक्के आते हैं तो उसमें पहले पानी में डुबाया जाता है, क्योंकि जो छिद्र होते हैं वो पानी से भर जाते हैं। तो अगर तेल डालोगे, तेल जो ज़्यादा पिएंगे तो जो पानी है, पानी डालोगे तो वो पानी से छिद्र भर जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे बर्तन थे कि इन बर्तनों का जो छिद्र युक्त होते थे, अर्थात जैसे इन बर्तनों में कोई तरल पदार्थ, तरल खाद्य पदार्थ रखा जाता था, तो इन बर्तनों में वसा और प्रोटीन जैसे खाद्य और उपस्थिति हो जाते थे। जो जैसे वे होते थे, अर्थात जैसे इन बर्तनों में छिद्र युक्त होते थे, छिद्र युक्त होते थे, अर्थात जैसे कि इन बर्तनों में कोई तरल पदार्थ या खाद्य पदार्थ डाला जाता था, तो इन बर्तनों में वसा और प्रोटीन, इन बर्तनों में क्या था, इन बर्तनों में वसा और प्रोटीन जैसे खाद्य अणु परिचित हो जाते थे, उनमें समाहित हो जाते थे। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।